धन्यवाद संजय जी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के मामले में ईडी ने दूसरी चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। और हमें याद है कि जब पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी और एक्साइज पॉलिसी पर तमाम किस्म के कार्टलाइजेशन से लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान करके फायदा पहुंचाने का केस जब बना था, तो हमने उस समय ये बात कही थी कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों और कैसे लुटा। तो जो काफिला क्यों और कैसे लुटा था वो सेकंड चार्जशीट में साबित होता है। दूसरी चार्जशीट में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि लुटने के पीछे जो कारण था वो गोवा का चुनाव था, और कैसे लुटा तो जो प्रक्रिया थी वो भी सामने आई कि इसमें एक विजय नायर नाम के जो व्यक्ति हैं वो कहा गया, उनको महिंद्रू जो पहली चार्जशीट में शामिल व्यक्ति थे, समीर महिंद्रू के खिलाफ पहली चार्जशीट थी, उनकी कंपनियों के खिलाफ पहली चार्जशीट थी। और उन व्यक्ति को जब परिचय कराया गया विजय नायर से, तो विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी से बात करवाई समीर महिंद्रू की, जिसमें उसकी सर्टिफिकेशन कि वो हमारा ही, दिस बॉय इज आर्स करके, कि बच्चा हमारा है और आप इससे खुलकर लेन देन कर सकते हैं, ऐसी जो सूचना है वो केजरीवाल जी ने खुद समीर महिंद्रू को दी। और उसके बाद 4 लोग शामिल हुए इसी साजिश में, जिस में पहला नाम आता है अभिषेक बोइनपल्ली का, और जो कि कंसल्टेंट था। एक ऑरबिंदो फार्मा से प्रमोटर है पी शरथ चंद्रा रेड्डी। तीसरा नाम आता है पेरनोड रिकार्ड्स मैनेजर बिनोय बाबू, और चौथा नाम आता है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से अमित अरोड़ा का। तो ये 4 नाम आते हैं। और दूसरी चार्जशीट में जो एक और खुलासा हुआ है कि वो पीएमएलए के तहत जो है ये दूसरी चार्जशीट रिकॉर्ड की गई है, और जो सेल्फ सर्टिफाइड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आता है मनीष सिसोदिया जी का। और कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे दानिक्स के श्री सी अरविंद, उनके बयान में आया कि पहली बार उनको जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक कागज जो है सौंपा गया, और वो कागज उनको पहली बार दिया गया मार्च 2021 में। और उस दिन उनको केजरीवाल जी के घर बुलाया गया, और घर बुला के मनीष सिसोदिया जी ने उनको ये कागज हाथ में दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि होलसेल बिजनेस में 12% का लाभ पहुंचाया जाए और पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए। और जिसमें जो अभी तक बात सामने आई है उसमें 6% जो है वो होलसेल डीलर के साथ लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी परमानेंट जो लाभ के लिए उसकी पत्ती डाली हुई थी। 12% प्रॉफिट में से 6% आम आदमी पार्टी का, 6% बाकी लोगों का। और साथ ही में अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे जो कि ईडी ने लगाया है, तो 2600 से ऊपर करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और रिटेल में 125% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो इन सब को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इसमें शामिल है, उनका नाम भी आया है, विभिन्न गवाहों ने नाम दिया है। और जो दानिक्स के अफसर हैं सी अरविंद, उन्होंने ये भी बताया कि 2021 मार्च में जब इनको केजरीवाल जी के घर में ये कागज सौंपा गया और रिपोर्ट बनाने को कहा गया, और पहली बार ये कागज इन्होंने देखा था, तो उस समय पर जो है किकबैक्स का भी प्रावधान इन्होंने पूरी रूप से तय कर लिया था। और जो होलसेल में प्रॉफिट है वो 12% पर निश्चित किया गया था। और इस सब काम धंधे के लिए जो है इनको 100 करोड़ की एडवांस जो है किकबैक मिला था। और वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है वो विजय नायर ने गोवा चुनाव आदि में खर्च किया। और विजय नायर कोई आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको राइट हैंड बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के क्लोज एसोसिएट हैं, और कम्युनिकेशन इंचार्ज थे
वो आम आदमी पार्टी के 2,873 करोड़ का जो नुकसान है वो आका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और ईडी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ईडी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बनाई गई एक संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को आंकना है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री व्यक्ति लांछन लगाता है, तो वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है और वो नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि सोल ऑब्जेक्टिव जो है ईडी का वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, टू मिटिगेट करप्शन। और जो ईडी का रोल है वो लगातार और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया, और पिछले ही साल जो है एक ऐसा केस सामने आया जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अरेस्ट की जो ताकत है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो करने की जो क्षमता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर्च और सीजर की जो उनकी ताकत है पीएमएलए के तहत, वो सब जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। और ईडी के पास ये सब जो है पावर्स हैं, और ये सब पावर्स जो है वो कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा करने की प्रयास रहता है, खासतौर पे उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सम्मिलित रहे हैं। और जो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से होने वाले कार्य हैं उनके खिलाफ काम करना जो है वो ईडी का कर्तव्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के काम को लेकर इस तरीके का पहले ही एक निर्णय भी दे दिया है। और इसमें जो अगर ईडी की ताकत को, ईडी की क्षमता को, ईडी के कार्य को कोई चैलेंज कर रहा है और उसको गलत ठहरा रहा है कि इट्स अ फेक चार्जशीट, मैं उसको यही कहना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। It's a contempt of the verdict of Supreme Court, because Supreme Court has already upheld the powers of Enforcement Directorate, and the job of Enforcement Directorate is to prevent corruption. और सीधे तौर पर जो आज स्पष्ट होता है वो यही स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे जो गठबंधन है वो अनियमित धंधों के साथ है, और पूरे तरीके से इनका नाम इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि कोई एक ऐसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मेरे क्षेत्र की नहीं है जिसने पहले बारी में जो अनियमित ढंग से शराब के ठेके हर गली मोहल्ले कोने पर खुल गए थे उसको लेकर विरोध ना जताया हो और हम तक उसकी शिकायत ना पहुंचाई हो। एक एक ने जो है आरडब्ल्यूए ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और ईडी ने जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच करके ये साबित किया है कि शराब की नीति की आड़ में जो धंधा, गोरख धंधा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किया, वो नाम भी स्पष्ट हो गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के नाम उसमें आते हैं। तो समझो कि आज जो हालत है इनकी वो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में जुड़े हों और ऐसी कानून को मान्यता देने वाली एजेंसियों का अनादर करते हों, इसी से स्पष्ट है कि लगातार इन्होंने हदें पार की हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास किया है। I will say the same thing in English for the consumption of English media. This is now the second charge sheet which has been filed in PMLA case against the excise policy of Delhi government, whereby how Aam Aadmi Party looted Delhi and the modus operandi of Aam Aadmi Party has been disclosed. In the first charge sheet, a person whose name was Sameer Mahendru and his firms were named in the first charge sheet under PMLA, and the agency had claimed that Mahendru had formed a super cartel, and this super cartel was with alleged South Group
to control 9 out of 32 zones of a liquor vending business in Delhi. ED has disclosed that there is a person named Vijay Nair, who's not just a normal worker of Aam Aadmi Party, but is a close confidant and associate of none less than the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. And it has been alleged that he received an advance kickback of 100 crores, which was used for Goa elections from the South Group. ED also revealed that Aam Aadmi Party's Vijay Nair was the one who orchestrated this entire episode or this entire scam. And in this case, he was in close contact with Arvind Kejriwal and Mr. Manish Sisodia, and he was the communication in charge of Aam Aadmi Party. In one such statement, Sameer Mahindru, who was the ringleader of Super Cartel, has also disclosed that Vijay Nair made him try to make contacts with Arvind Kejriwal. When physically that did not happen, then on FaceTime, through his phone, this connection was established, and he himself ended up speaking to Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal said, he's our boy, he's my boy, and you can freely deal with him in any manner whatsoever. In this entire conspiracy, 4 other people's name has erupted. One is Abhishek Boinpalli, an alleged consultant of Aurobindo, Abhishek Boinpalli, who's a consultant. Then Aurobindo Pharma's promoter, P. Sarat Chandra Reddy. Then Pernod Ricard's manager, Binoy Babu. Then owner of Buddy Retail Private Limited, Amit Arora. These 4 people's name have always also come up in the second charge sheet. The self-certifying Aam Aadmi Party's Chief Minister Arvind Kejriwal and Manish Sisodia's names have also cropped up in this charge sheet. And ED has pegged a loss of close to 2,873 crores through this scam. It is evident that Delhi excise policy of 21-22 was created to cause loss to the exchequer and benefit Aam Aadmi Party. And in this entire promotion campaign, cartels were created. Cartelization is not permitted under the law. And also, blacklisted companies were allowed to participate and were given tender to control various zones. And couple of people, Magunta Srinivasalu, his son, and Sarat Chandra Reddy and Kavita, these names have also come up in the investigation. The policy not only promoted cartelization but also fixed a wholesale profit of 12%. And this 12% profit, which was fixed at wholesale through private party, was to be divided between Aam Aadmi Party and the cartel, 6%, so that it's a continuous income for Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal for personal gains. 185% profit at the retail shops was also part of this particular illegitimate activity. And thus there was a criminal conspiracy to get kickbacks from the businesses. I must also say that ED's second charge sheet has revealed a gentleman called C. Arvind, who was secretary to Mr. Manish Sisodia, Deputy CM of Delhi, has said that as per his statement, which was recorded on 7th of December 22, that in March 21, he was called at Mr. Arvind Kejriwal's residence, and a document which was called the draft GOM was handed over to him, which was not discussed in any GOM, and first time he saw those papers and he was given those papers to say that formulate a policy based on this and fix 12% wholesale profit along with 185% profit in the retail business. And this happened at Mr. Kejriwal's residence. This is a statement by the Secretary of Chief Minister. I must add here that Enforcement Directorate
is a body or an institution which is meant to protect the country from the corrupt practices. And anyone who is trying to question ED is basically questioning Supreme Court, because last year's judgment by the Supreme Court has already set in motion the powers of ED and the job of ED. Judiciary has upheld that the job of ED is to mitigate corruption in the country, and time and again this has been upheld. Last year also the judgment enforced that ED's powers relating to arrest, investigation, attachment of property involved in money laundering, search and seizures under PMLA, Prevention of Money Laundering Act, are all justified, and the verdict has cleared all those efforts which have been made to create confusion and doubts so as to the powers of ED and the kind of work that ED is supposed to do. I must say that any illegality or unconstitutionality is non-existent in the functioning of ED. If there is any illegality and unconstitutionality, it is by the political powers who have misused their position to cause loss to the exchequer and for their own private benefits. To say that ED's case is a fake case is a challenge to the authority not only of the ED but of the Supreme Court, because this only goes to show that Aam Aadmi Party is in a constant habit of challenging the constitutional authorities, and spit and run has been their policy repeatedly, and they have a close nexus with corrupt policy and corrupt people in the country, and they are causing illegal gains for themselves. Because I recall and remember how in my constituency, all the RWAs has approached me because of the illegal thekas and shops, liquor shops being opened in residential area, and all the people were up in arms against those shops. In addition to the fact, ek ke saath ek free was causing damage to a whole lot of families in Delhi. संजय शर्मा लोकमत। नहीं, देखिए, मैं पहला तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ सर्टिफाइड ईमानदार जो हैं मनीष सिसोदिया जी, इतनी समझ तो सबको है कि लॉकर ईडी को दिखाने आप ले गए हैं तो आपने ईडी का वो सामान तो उधर नहीं रखा ना। अब ईडी ने आपको जो रास्ते से ट्रैक करना है वो ट्रैक कर ही लिया होगा, और जो ट्रैकिंग हुई है वो पूरी पैसों की फाइनेंशियल ट्रैकिंग आ गई है। उस ट्रैकिंग के अंदर क्या क्या हुआ है वो भी आ गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है वो भी आ चुका है। तो इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि अपने आप को ईमानदार कहने वाले जो हैं वो आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, लेकिन ईमानदार नहीं है ऐसे उनके सेक्रेटरी खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे बुलाकर उनको एक कागज सौंपा गया और बोला गया कि इस पे आधार पर आप पॉलिसी बनाइए, और ये उनके बयान में है। नहीं, देखिए, सीएम रहते हुए इंक्वायरी फेयर नहीं होगी तो मैं तो मानती हूँ नहीं होगी, लेकिन आपको दो बातें समझनी होंगी कि सत्येंद्र जैन जिनके खिलाफ केस है और उनकी इतनी सारी जमानतें जो है वो रिजेक्ट हुई हैं, बावजूद उसके इन्होंने उनको अभी उनके पद से हटाया नहीं है, उनको मंत्री बना के रखा है। तो दिल्ली की जनता को लगातार इस बात को याद करना होगा कि जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो इनके पास अवेलेबल नहीं है, और ये मोरालिटी और इन सब चीजों से परे है। शुद्ध रूप से आपराधिक तत्व हैं जो सत्ता में आ गए हैं, और आपराधिक तत्व अपराधी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। तो ये अपनी मोरालिटी शोकेस करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, और उसका करेंगे तो शायद आपके पास सामने आ जाएगा, और चाहूंगी कि मेरी बात गलत सिद्ध हो। लेकिन मुझे याद है कि एक बार केवल नाम आया था हमारे
कुछ लोगों का, तो उन्होंने इस्तीफे दिए थे अपने अपने पदों से जब तक इंक्वायरी नहीं हुई थी। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Ma'am, this is perhaps for the first time that the name of Arvind Kejriwal has been mentioned in the ED charge sheet as the accused, because earlier when the CBI charge sheet, CBI said that CBI took the name of Manish Sisodia as the accused. So the question is that you think that Arvind Kejriwal was the mastermind of the whole nexus that was going on? And the second part is the name of K. Kavita has also come up in the charge sheet, where it is being alleged that she was the one who paid advance bribe and she wanted to control the whole nexus of the liquor cartel in Delhi. How do you respond to this? So couple of things. You see, whenever investigation is happening, investigation happens in stepwardly manner, and in those steps, evidence keeps coming. It's not that once you do the first charge sheet, you have all the evidence available and you have all the links which you have been able to establish. The links have gotten established subsequently. In this case, the entire scam was being orchestrated by somebody called Vijay Nair. Now, Vijay Nair was working on behalf of someone else, and that someone else is none less than the Chief Minister of Delhi, because as per disclosure made by Vijay Nair and Samir Mahendru, it has come up for discussion that through the phone of Vijay Nair, a contact was established between Samir Mahendru and Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal said, he's our boy and please deal with him openly and you're free to have any kind of dealings with him, number one. Number two, the super cartel, which was controlled by Mahendru, was in close connection working with the South cartel. And this South cartel was controlled by Kavita, K. Kavita, and in the South cartel, Magunta from YSR, his son, Raghav Magunta, and then the third name was Sarath. Sarath Reddy's name has also come up, and Kavita's name has come up. So South cartel was one entity which gave a kickback, advance kickback of 100 crores, and the super cartel was another entity. And out of 32, 9 zones were getting controlled by the super cartel. So they had divided Delhi into 32 zones, and they divided businesses amongst themselves, and that's where Kavita's name and Mahendru's name is cropping up. रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। मैं घोटाले की ही बात कर रही हूँ। आपको मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहती हूँ। 922 केसेस ट्रायल में हैं ईडी द्वारा 31 फरवरी 2022 तक। 1 लाख करोड़ की वैल्यू जो है वो 5422 केसेस में रिकॉर्डेड वैल्यू है, और जो ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं 400 करोड़ जो है वो ईडी ने ऑलरेडी कन्फिस्केट कर लिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम अभी तो ये पूरा घोटाले का जो आकलन आया है ईडी के माध्यम से वो 2672 या मतलब 2500 करोड़ से ऊपर का आया है, और 100 करोड़ जो है वो लेन देन हुआ। हाँ, 2873 करोड़ का टोटल घोटाला आया है, और 100 करोड़ जो है अभी तक जो पकड़ में आया है वो 100 करोड़ आया है। तो 100 करोड़ को अगर आप आकलन करें तो 100 या 200 करोड़, मात्र 25 लोग भी ऐसा घोटाला करें तो 5000 करोड़ सरकार के खाते में कंसोलिडेटेड फंड में आता है। ये काम है ईडी का, और ईडी अपना काम ही कर रहा है, और ऐसे लोगों से पैसा जब्त करके कंसोलिडेटेड फंड में भेजने का जो काम है वो ईडी कर रहा है। तो इसके ऊपर एक इनकम टैक्स से छोड़े हुए अधिकारी का कोई बयान नहीं आ रहा। वो अधिकारी क्या बयान दे रहा है, ये झूठ वो झूठ, रेटरिक बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कि रेटरिक छोड़ो भाई, काम की बात करो, तो इधर उधर की बात मत करो, क्योंकि अब आपने क्यों घोटाला किया और कैसे घोटाला किया वो सबके सामने आ गया। ये भी सामने आएगा कि सर्वे टीम को 70 लाख रुपया दिया था कैश में।
तो अभी तो हिसाब खुल रहे हैं, तो हिसाब आएंगे कहाँ का क्या क्या खरीदा। अजीत श्रीवास्तव, न्यूज एक्स। अजीत जी, जबरदस्ती नहीं, ये तो पूरा डिटेल है। और ये मेरे मतलब मैं पोर्शन क्या RUD वगैरह ये पोर्शंस भी हैं जो कि अवेलेबल है। आप कहें तो मैं पढ़ सकती हूँ चार्जशीट में कैसे कैसे नाम आए हैं, किन किन लोगों के नाम आए हैं। तो चार्जशीट तो बकायदा तारीखें बता रही है। चार्जशीट बता रही है कि किस तारीख को किसको कहाँ बुलाया गया, क्या आदेश दिया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। एक कागज हाथ में थमाकर सेक्रेटरी को कहा गया कि भाई पूरी पॉलिसी बना दो तुम इसके ऊपर, और 12% दे दो जिसमें से 6% कट रखो, और 185% रिटेल में प्रॉफिट करवा दो। आप बताओ कि शराब की सेल बढ़ी उस दौरान और सरकारी खजाने में पैसा कम आया। ऐसी पॉलिसी देखी आपने? यही घोटाला है। तो ये जो शातिरपंथी इनकम टैक्स ऑफिसर वाली ये चला रहे हैं, तो दूसरे भी ईडी वाले बैठे हैं ऐसी शातिरपंथी पकड़ने के लिए। निकल आएगा सब। शायद ये अंतिम प्रश्न है। अनामिका रत्ना, ETV भारत। देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई चलती है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को याद दिलाना चाहती हूं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए उन सब चीजों के अंदर। लेकिन भ्रष्टाचार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके अंदर आपके पास पूरी ट्रेल पैसे की मिल रही है। मैंने जैसे पहले कहा उस चीज को मैं दोबारा आपके माध्यम से दोहराना चाहती हूं। आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स ट्रेंड अफसर जो पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी रह चुका है, टैक्सेशन गुणा भाग अच्छी तरह समझता है, ऐसी पॉलिसी देश के लिए और प्रदेश के लिए लेके आता है जिसमें दारू की बिक्री बढ़ जाती है, हर कोने मोहल्ले में दारू की दुकानें खुल जाती हैं और उससे आने वाली जो राज्य की आमदनी है वो घट जाती है। ऐसा होता है कभी? मगर ऐसा हुआ। और ये वही लोग हैं जो राजनीति में आए थे ये बताकर कि हम शराब नहीं बिकने देंगे, हम गांधी जी के पक्के भक्त हैं। तो किस तरीके की भक्ति कर रहे हैं बता दें। सत्येंद्र जैन जेल में है, उसको अब तक आपने मंत्री बना के रखा हुआ है। हर रोज हर नया घोटाला सामने आता है। तो केवल जबान के मात्र घिसने से, कहने से काम नहीं होता। चार्जशीट बता रही है कि 2,873 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और उसमें किन किन लोगों ने क्या क्या लेन देन किया उनके नाम भी आए हैं। एडवांस पेमेंट 100 करोड़ की जो है वो विजय नायर को हुई है और विजय नायर को पेमेंट दी जाए इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बात कही है कि आप इसको दीजिए। तो ऐसी चीज को आप फेक कहें, मतलब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग सतयुग में रहते हैं क्या जहां अपराधी खुद खड़ा होके कहे हाँ जी मैं चोरी करके आया हूं? नहीं, वो तो बोलेगा मैं सबसे ज्यादा साफ हूं। वो पुलिस को ही काम करना पड़ेगा, जुडिशरी को काम करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को काम करना पड़ेगा अपराधी साबित करने के लिए। और घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है जो जमीन जायदाद पैसा दौलत बैंक अकाउंट सीज करना और अटैच करना, वो करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।